फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी शक भाग 6। अभी तक हमने पढ़ा कि विनय मीनू को प्रपोज कर देता है और इसी बात की खुशी में मीनू अपने घर पर सबको पार्टी देती है। फिर पीयूष नरेश जी से केतन का नंबर लेकर उसे फोन करके मीनू के घर पे बुला लेता है और फिर इस तरह केतन के सामने मीनू का पर्दा फाश हो जाता है। केतन और विनय दोनों ही मीनू को बहुत ज्यादा सुनाते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। गुस्से में भरी हुई मीनू क्या करेगी, ये जानेंगे हम आज के भाग में। केतन प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त होने के कारण मीनू से मिलना भूल जाता है, जिसकी वजह से मीनू और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। केतन, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। देखती हूँ अब मेरी अगली चाल से तुम कैसे बचोगे। तुम्हारे कारण विनय मेरे जाल में फंसने से बच गया, वो मुझसे शादी करने वाला था। मीनू खन्ना दिल्ली की नामी हस्तियों में शुमार हो जाती। केतन, तुमने ऐन वक्त पर सारा खेल बिगाड़ दिया। वो रोहन का बच्चा, वो भी नौकरी छोड़कर भाग गया। अब विनय से मिलने के रास्ते बंद हो गए। उधर रागिनी को भी होश आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने बेटे को गोद में लेकर वो उसमें केतन की छवि देखने लगी। ये बिल्कुल तेरे जैसा है बेटा, अच्छा हुआ अपने बाप पर नहीं गया। माँ की कही बात दिल पर कांटे की तरह चुभी रागिनी को, पर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। माँ सही तो कह रही हैं, केतन ने मुझे छोड़ दिया पर मेरे दिलो दिमाग में घर बना लिया। वो तो अब मीनू के साथ खुश होगा, अब तक घर भी बसा चुका होगा। रागिनी अपनी माँ को सामने देखकर खुश होने की कोशिश करती है। माँ, एक बात कहूँ, मानोगी? क्या? बोलो। अब ये मत कहना ये खुशखबरी केतन को भी दे दो। नहीं माँ, केतन को नहीं, पर माँ को। उन्हें तो सब पता है ना, उसमें उनकी क्या गलती। उन्होंने तो हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार किया। अगर वो ठीक होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देती। ठीक है, मैं नरेश जी से बात करूंगी, उनसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। पर एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। जी माँ, बस ये पहली और आखिरी बार, फिर कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ माँ, प्लीज़ पापा। रागिनी के कहने पर नरेश जी मान जाते हैं। बस पहली और आखिरी बार बेटा, फिर कभी मत कहना फ़ोन करने के लिए। जी पापा, मैं अभी गायत्री जी को फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर नरेश जी गायत्री जी को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन केतन की मौसी उठाती है। हेलो, क्या गायत्री जी से बात हो सकती है? मौसी जी नरेश जी से शादी के समय ही मिली थी, तो फ़ोन पर उन्हें पहचान नहीं पाई थी। क्या दीदी से बात? वो तो नहीं हो सकती, शायद आपको पता नहीं दीदी की तबीयत खराब है। जी, मुझे उनकी हालत के बारे में सब पता है। गायत्री जी बीमार हैं, पर वो सुन तो सकती हैं। आप सिर्फ उन्हें फ़ोन दे दीजिए। जी, मैं उन्हें फ़ोन देती हूँ। दीदी कोई आपसे बात करना चाहता है, नाम नहीं बताया। लीजिए फ़ोन और सुन लीजिए। गायत्री जी टूटे फूटे शब्दों में हेलो हेलो, मैं नरेश बोल रहा हूँ, रागिनी का पापा। आपने पहचान तो लिया होगा। व्यंग भरी भाषा बोले नरेश जी। माफ़ कीजिए गायत्री जी, अगर आपको परेशान किया हो तो माफ़ी चाहूँगा। रागिनी आपसे बात करना चाहती है, आप उसकी बात सुन लीजिए। नरेश जी रागिनी को फ़ोन दे देते हैं। माँ, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? माँ, आप दादी बन गई हैं। सुना माँ आपने, आप दादी बन गई। क्या? गायत्री के मुंह से बिना अटके एकदम से साफ स्वर निकला। हाँ माँ, अच्छा होता कि आप आज मेरे पास होती, आपके पोते को आपकी गोद मिल जाती। मेरा पोता? सुन छोटी, मैं दादी बन गई। मौसी और रीटा आश्चर्य से गायत्री जी को देखने लगी। ये कैसा करिश्मा हो गया, जो इतने प्रयासों के बावजूद नहीं बोल पा रही थी, वो अचानक साफ साफ बोल गई। अच्छा, रखती हूँ माँ, अपना ध्यान रखना। थोड़ी सी बात करके रागिनी फ़ोन काट देती है। बस अब खुश, अब मत कहना बात करनी है, नरेश जी बोले। गायत्री जी बोल लेती हैं, तो केतन को अभी तक सच क्यों नहीं बताया उन्होंने? नरेश जी क्रोध में बोले। रागिनी ये सुनकर रुआंसी हो गई। बस बस, रोना नहीं, बहुत रो चुकी हो, अब खुशियाँ आई हैं, उनका स्वागत करो। रागिनी की आंखों में आंसू देख नरेश जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे।
बेटा तू बहुत भोली है। गायत्री जी अपने बेटे की खुशी ही पहले देखेंगी। तो जितनी जल्दी इन सब यादों से निकलेगी उतनी जल्दी अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखेगी। अब तो माँ बन गई है, अपने बेटे को खुशियाँ देने के लिए तेरा खुश होकर जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। मेरे बेटे पर मेरे गमों की परछाई भी नहीं पड़े। मुझे केतन की यादों से बाहर निकलना होगा। ये हुई ना बहादुर बच्चों वाली बात। अच्छा सुनने, गुड न्यूज़ है। क्या पापा? मैंने तेरे चाचा से बात की है और तेरे बारे में सब बता दिया। नितिन बहुत गुस्सा हो रहा था। वो कह रहा है अब रागिनी को इंडिया नहीं रहने देगा, वो अपने पास ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। मैंने भी हाँ कर दी है, अगले महीने आ रहा है। तेरा क्या कहना है? मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ पापा, रागिनी बोली। यहाँ रहूँगी तो वही बातें मेरे इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। उधर मीनू केतन को बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही होती है। तुम पागल हो गई हो क्या मीनू? बोला ना फ्री होकर तुमसे मिलता हूँ। केतन ऐसा मत करो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे, पर आंटी तो मुझसे नफरत करती हैं। क्या करती? कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती? मुझे लगा विनय मेरा अच्छा जीवन साथी बन सकता है, पर तुम्हारे कारण वो भी मुझे छोड़ गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मीनू फ़ोन पे रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई केतन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मीनू ने नया दाव खेलना शुरू कर दिया। केतन, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियाँ चाही हैं। कल गुस्से में तुम्हें ना जाने क्या क्या कह गई। केतन, सॉरी यार, गलती हो गई। अच्छा रोना बंद करो, पहले तुम चुप हो जाओ मीनू, हम इस बारे में मिलकर बात करते हैं। केतन नरम सुर में बोला। ओ केतन, मेरी बात समझने के लिए थैंक्स। केतन काम अधिक होने के कारण रात ऑफिस में ही रुक जाता है। प्रोजेक्ट का काम आज ही खत्म करना है, तो मौसी जी मैं घर नहीं आऊँगा। गायत्री जी बोलने लगी। ये बात केतन को बताने के लिए गायत्री जी मना कर देती हैं। दीदी, आपने केतन को क्यों नहीं बताने दिया? अरे छोटी, जरा सोच, वो अचानक मुझे बोलता देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही कही दीदी। गायत्री जी अपनी बहन को मीनू की सब सच्चाई बता देती है। ओ दीदी, ये मीनू तो बड़ी चालाक निकली। हाँ छोटी, उस लड़की ने मेरी भोली भाली बहू रागिनी की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। मैं लाचार पड़ी सब देखती रही। मुझे भी तभी अपाहिज होना था। काश केतन ने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब बहुत हुआ। अब केतन को उसकी गलती बतानी होगी। रागिनी को फिर से उसकी जगह, उसका खोया सम्मान वापस दिलाना होगा। मुझे मेरी बहू और पोता दोनों वापस चाहिए। रीटा को दवा लेकर आती देख गायत्री जी चुप हो जाती हैं। अब आप आराम करिए, आपने आज बहुत बात कर ली। आज खुशी के मारे चलने की प्रैक्टिस करना भूल गई। थैंक्स रीटा बेटा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की, एक बेटी की तरह देखभाल की। बेटी भी कहती हैं और आप भी। मुझे तुम कहिए आंटी, बड़ी हैं आप। बस अब सो जाइए, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। रीटा गायत्री जी को दवा देकर सुला देती है। मौसी जी चलती हूँ, सुबह आऊँगी, कहकर रीटा घर चली गई। केतन और उसकी टीम देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम करती रही। आखिरकार काम खत्म हो ही गया। पहले पापा फिर माँ की तबीयत के कारण इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में इतना समय लग गया। आशुतोष जी, अगर ये आज खत्म नहीं होता तो ये डील कैंसिल हो जाती। ये पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी। चलिए अब आप सब भी आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा सो लेता हूँ। केतन की एक परेशानी दूर हुई तो दूसरी पैर पसारे खड़ी थी। दूसरे दिन भी केतन मीनू से नहीं मिल पाया। प्रोजेक्ट के सिलसिले में केतन मुंबई की पार्टी के साथ मीटिंग में व्यस्त रहा। मीनू बार बार फ़ोन करके केतन को मिलने के लिए तंग कर रही थी। इस वजह से केतन मोबाइल फ्लाइट मोड पर कर देता है। शाम को घर लौटते वक्त आज मीनू से मिल ही लेता हूँ। वो मीनू को फ़ोन लगाता है, पर उधर से जो कुछ सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। हेलो, आप कौन? ये तो मीनू का नंबर है ना? हाँ जी, ये मीनू का ही नंबर है। मैं डॉक्टर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। मीनू मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? जी अभी तो फिलहाल ठीक हैं। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। क्या? पर क्यों? वो आप उनसे ही पूछ लीजिए। केतन सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। मीनू तुम ठीक तो हो ना?
ये आत्महत्या, स्लीपिंग पिल्स, क्या है ये सब? सर, मुझे लगा मैम सो रही हैं। मैं अपना काम खत्म करके मैम से जाने की परमिशन लेने के लिए आई। मैम कुछ बोली नहीं तो मैंने मैम को छुआ। मैम बेहोशी की हालत में नीचे गिर गई। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उनको हॉस्पिटल ले आई। यहाँ आकर पता चला कि उन्होंने नींद की गोलियाँ खा ली थी। मीनू की मेड शांति ने केतन से कहा, मैम किसी बात को लेकर बहुत दुखी थी। अब मैं चलती हूँ मैम, कल रात से यहीं हूँ। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। केतन सर, मैं जाना तो नहीं चाहती, पर मेरी बेटी को बुखार आ गया है तो 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगी। आप मैम को संभाल लेंगे सर? हाँ, मैं सब संभाल लूँगा, तुम जाओ अपनी बच्ची को देखो। धन्यवाद सर। शांति वहाँ से चली गई। ये सब क्या है मीनू? केतन, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरा। अब मैं जीना नहीं चाहती और फिर भी तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। मैंने तुमसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहते हुए मीनू रोने लगी। तुम तो ना मुझसे मिलना चाहते हो, ना ही मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे कारण विनय मुझे छोड़ गया। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसे जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। अब बस भी करो मीनू, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं केतन, अब बात करने का समय निकल गया। अब तो मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मीनू, मैंने कहा ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी तुम आराम करो। तभी डॉक्टर आकर कहता है, अब मीनू ठीक है, आप उन्हें घर ले जाइए। जी धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी। मीनू, मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ। केतन डॉक्टर त्रिपाठी को मीनू के पास छोड़कर चला गया। धन्यवाद त्रिपाठी, तुमने मेरी एक मदद तो कर दी। मुस्कुराते हुए मीनू बोली, बस एक और कर दो। उस बेवकूफ़ से ये और कह दो कि मुझे अकेला ना छोड़े। वो तो मैं कह दूंगा, पर मेरी फीस? बेशर्मी से हंसते हुए डॉक्टर ने कहा। मीनू ने तकिए के नीचे से 2 नोटों की गड़ियां त्रिपाठी को पकड़ा दी। मीनू, ये इतना बड़ा इमोशनल फूल है, तुमने आत्महत्या का बहाना क्यों चुना? कोई और भी तरीका आजमा सकती थी। हाँ, आजमा सकती थी, पर इसके घर तक पहुंचने का ये आसान तरीका है। अब ये शादी करे ना करे, पर मुझे घर जरूर ले जाएगा। तब तक केतन भी आ जाता है। चले मीनू? चलो। मिस्टर केतन, मीनू का विशेष ध्यान रखना। इन्हें अकेला मत छोड़ना, वरना डिप्रेशन में जा सकती हैं। जी डॉक्टर, मैं मीनू का अच्छे से ध्यान रखूंगा। केतन मीनू को उसके घर ले आया। कब कौन सी दवा लेनी है वो मीनू को समझाने लगा। छोड़ो केतन, मुझे कोई दवा नहीं लेनी। कैसी बात कर रही हो मीनू? क्यों कोई दवा नहीं लेनी? कैसे होगी ठीक तुम? बच्चों जैसी बातें मत करो। केतन, तुम भी यहीं रुक जाओ ना, या मुझे अपने घर ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मीनू, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें अपने घर ले जाने की व्यवस्था करता हूँ, पर पहले एक बार माँ से बात तो कर लूँ। अब गुड गर्ल की तरह आराम करो। केतन मीनू को समझा बुझाकर घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। ये केतन हमेशा आंटी का चिपकू बना रहेगा। पहले मेरी रागनी करता था, अब मामा करता है। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। केतन को घर पहुंचने में देर हो गई थी। गायत्री जी और मौसी जी सो चुके थे। केतन को बहुत भूख लग रही थी। उसने फ्रिज खोला तो उसमें रसमलाई रखी थी। वाह, रसमलाई जरूर रागिनी लाई होगी, जाकर देखता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि ठिठक कर रुक गया। रागिनी को तो मैंने ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, तो अब क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। केतन की भूख मर गई। फ्रिज से पानी की बोतल लेकर वो कमरे में सोने चला गया। प्रोजेक्ट और मीनू ने केतन को बहुत थका दिया था। सुबह गायत्री जी केतन को जगाने के लिए उनके कमरे में आती है। कमरे की हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। केतन रागिनी के जाने के बाद किसी को भी अपने कमरे में नहीं जाने देता था। क्या हालत हो गई है कमरे की और मेरे बेटे केतन की। गायत्री जी मन ही मन सोचने लगी। केतन, उठ जा बेटा, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। केतन के बालों में उंगलियां घुमाते हुए गायत्री जी बोली, माँ सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। फिर अचानक से चौंक कर उठता है। माँ, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे आपने कुछ कहा। केतन आश्चर्य से बोला, हाँ तूने सही सुना है बेटा, मैंने ही तुझे आवाज़ दी थी। माँ अब बोलने लगी। ओ माँ, ये तो करिश्मा हो गया। माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया केतन। माँ, आज कितने दिनों के बाद मेरे दिल को सुकून मिला।
आपकी आवाज़ सुनने को तरस गया था, पर ये अचानक कैसे? तेरे पापा बनने की खुशी में केतन, गायत्री जी बोली। मैं पापा? मैं कुछ समझा नहीं माँ, साफ साफ कहिए। तू पापा बन गया है और मैं दादी, पर मेरी बदनसीबी देखो, मैं अपने पोते को देख भी नहीं सकती। गायत्री जी बताती हैं, रागिनी ने बेटे को जन्म दिया है। माँ, मुझे उसके विषय में कोई बात नहीं सुननी पड़ेगी बेटा। अगर आज तूने मेरी बात नहीं सुनी तो सारी जिंदगी पछताएगा। माँ, आपको अभी भी रागिनी की इतनी फिक्र है? उसने एक बार भी आपके या मेरे बारे में सोचा? उसे तो बस माँ के घर जाने का बहाना चाहिए था। शादी मुझसे की, पर प्यार तो वो सिर्फ और सिर्फ पीयूष से ही करती रही। माँ, वो उससे ही मिलने वहाँ जाती थी। मैंने उसे मना किया था, वो माँ के यहाँ नहीं जाएगी। मेरे मुंबई जाते ही उसे मौका मिल गया। माँ, आप बहुत भोली हो। केतन, मेरी बात सुन ले पहले। नहीं माँ, आप पहले मेरी बात सुनो। मैं मुंबई से लौटा सीधे गाजियाबाद पहुँचा। वो वहाँ माँ से नहीं, पीयूष से मिलने गई थी। रागिनी को मैंने पीयूष के कमरे में देखा, और तो और उसे यहाँ तक ले आई। मुझे तो घिन आती है रागिनी से। आप कहती हो मैं पापा बन गया। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे रागिनी पर कतई भरोसा नहीं। केतन, बस कर। अब रागिनी के बारे में एक और शब्द कहा तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ, इतना सब सुनकर आप मुझ पर गुस्सा हो रही हैं? हाँ, हो रही हूँ गुस्सा। तुझे कहा था मैंने मीनू से दूर रहे, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। तू रागिनी पर आरोप लगा रहा है, उस मासूम बच्ची के बारे में कुछ बोल रहा है। तो सुन उस दिन क्या हुआ था। गायत्री जी केतन को सारी बातें बता देती हैं। क्या तुम सच कह रही हो माँ? हाँ, सच कह रही हूँ। मीनू जिस दिन इस घर में आई थी, मैंने तुझे आगाह किया था इससे दूर रह, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। तेरे पिता भी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। मीनू ने मेरा घर बर्बाद कर दिया केतन। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। केतन सारी सच्चाई सुनकर सदमे में आ गया। ये मैंने क्या कर दिया माँ? बिलखते हुए केतन बोला। मेरी मति मारी गई थी माँ। मुझे रागिनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने उस मासूम को कितना भला बुरा कह डाला। मैंने खुद इन हाथों से अपना घर जला डाला। पर माँ, रागिनी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है? कैसे बताती? तू उसका विश्वास करता? कभी नहीं करता। तू तो इस कदर मीनू के रंग में रंगा हुआ था। रागिनी तुझे सच बताती तो तू अपने बच्चे को ही नाजायज ठहरा देता। शायद यही वजह रही होगी जो उसने तुझे सच नहीं बताया। कितनी खुश थी वो, इसीलिए माँ के पास रुकी नहीं। वो तुझे ये खबर सुनाने के लिए बेताब थी। इसीलिए सुबह सुबह नरेश जी और पीयूष हमें यहाँ छोड़ने चले आए थे। पर अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। केतन, तूने सही नहीं किया। वो मीनू सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है, तुझसे नहीं। केतन रागिनी का सच सुनकर होश खो बैठा और गायत्री जी की गोद में सर रखकर रोने लगा। माँ, अब क्या होगा? मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, उसे गोद में लेना चाहता हूँ, पर कैसे? किस मुंह से रागिनी के सामने जाऊं? अब तो हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं रह गया है। तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 7 में, जहां हम देखेंगे कि क्या रागिनी केतन को माफ कर पाती है या नहीं। तब तक के लिए मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ बने रहें। थैंक यू।